नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हम अपने साइंस और टेक के एपिसोड नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे 2020 में पूछे गए प्रश्न पत्र की। तो चलिए बिना देरी करे जानते हैं कि पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न कहता है कि IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। तो ये जो है 128 बिट को परिभाषित करता है। अब देखिए जानते हैं कि ये होता क्या है। IPv6 या इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर संचार करने की अनुमति देता है। इसका निर्माण इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा किया गया था। अब देखिए है क्या, हम आजकल के टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर्स, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो जब इन पे संचार होता है, इनसे कम्युनिकेशन होता है, तो इसके लिए एक IP एड्रेस बनता है। वो IP एड्रेस कहीं पे सेव होता है, तो ये जो है उसे सेव करने के लिए एक स्पेस देता है। इससे पहले जो हमारा यूज़ किया जा रहा था प्रोटोकॉल वो था IPv4, जिसे इसने रिप्लेस करा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पेसिंग थी वो थोड़ी कम थी, ये ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। ये स्पेस प्रोवाइड करता है 2⁻128। इतना ज़्यादा स्पेस ये प्रोवाइड कर रहा है हमारे IP एड्रेस के लिए। और ये प्रोवाइड कर रहा था, ये 30T बिट्स पे काम कर रहा था और प्रोवाइड कर रहा था सिर्फ 2⁻32 बिट्स का स्पेस हमें IP एड्रेस के लिए प्रोवाइड कर रहा था। पहले तो ये सही काम कर रहा था और 94% तक का संचार ये पूरा चला रहा था इंटरनेट पे। पर जैसे जैसे समय बढ़ा, हमारे उपभोगकर्ता बढ़े, हमारे कंप्यूटर्स बढ़े, मोबाइल फ़ोन्स बढ़े। आज आप देखते हैं कि एक एक इंसान के पास 2-2 फ़ोन्स होते हैं। पहले फ़ोन बहुत लिमिटेड लोगों के पास होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके हिसाब से ये जो है इसका एड्रेसिंग की जगह कम पड़ गई और हमें ये वाला जो IPv6 के द्वारा हमें जो है पुराने वाले प्रोटोकॉल को रिप्लेस करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपभोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। वो बता रहा है आपको कि ये विधि क्या है, क्या कर रही है। देखो आजकल आप YouTube चलाते हैं, आप भी YouTube चला रहे हैं, आपकी मम्मी भी चला रही हैं, आपका छोटे भाई बहन भी चला रहे हैं जो बहुत छोटे हैं। अब देखिए आप YouTube पे वीडियोस जो देखते हैं वो देखते हैं एजुकेशनल से रिलेटेड, आपकी मम्मी देख रही है मान लो कुकिंग से रिलेटेड। तो जब आप अपना फ़ोन उठाएंगे या अपनी मम्मी का फ़ोन उठाएंगे, दोनों का फ़ोन उठा के देखिएगा, तो आपके में जो वीडियोस नीचे दिखाई देती हैं, जो रिकमेंडेड वीडियोस होती हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड आएंगे क्योंकि आप उसी तरीके की वीडियो सर्च कर रहे हैं। और आपकी मम्मी के फ़ोन में कुकिंग से रिलेटेड वीडियो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे रिकमेंडेड में, क्योंकि वो उसी टाइप की वीडियो सर्च कर रही हैं। तो ये एक तकनीक है जिससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि जो सामने वाला उपयोग कर रहा है हमारे सिस्टम को, वो क्या चाह रहा है, वो किस चीज़ को बार बार देख रहा है। तो उसके हिसाब से वो आपको एक रिकमेंडेशन दे के आपको उसी हिसाब का कंटेंट देते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है इसे कहा जाता है सहयोगात्मक फ़िल्टरिंग, क्योंकि वहाँ पे बाकी सारे कंटेंट्स को फ़िल्टर करा जाता है, बहुत कम मात्रा में रखा जाता है और जिस चीज़ को आप बार बार देख रहे हैं उसी कंटेंट को आपको दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हम आपको बाकी के जो इसके ऑप्शन हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। पहला है हमारा सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि आजकल की दुनिया में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा एक मंच बना हुआ है। वहाँ पे लोग करते क्या हैं, जो अपने विचार हैं या अपनी प्रतिक्रियाएं हैं उनको वहाँ पर जो है दुनिया को दिखाने के लिए एक मंच पे अपने डालते हैं। किसी भी माध्यम से वो डाल सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। तो ये चीज़ है सोशल नेटवर्किंग। दूसरा हमारा है सोशल टारगेटिंग। ये देखिए सोशल टारगेटिंग का मतलब आप समझिए कि विज्ञापन जो होते हैं, जो लोग विज्ञापन बनाते हैं वो क्या करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्क को टारगेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने देखा कि बुक्स जो खरीद रहे हैं वो कितनी एज से मैक्सिमम जो 16 से लेकर 25 तक की एज के लोग होंगे वो किस तरीके की बुक्स खरीद रहे हैं, 25 से लेकर 50 तक के किस तरीके की बुक्स खरीद रहे हैं। तो वो अपना विज्ञापन उसी तरीके से बनाएंगे और उन्हीं लोगों को, उसी एज ग्रुप के लोगों को उस विज्ञापन को दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा सोशल टारगेटिंग। तीसरा हमारा है सहयोगात्मक प्रकाशन। सहयोगात्मक प्रकाशन में होता क्या है, 2 या 2 से अधिक लोग जो है प्रकाशन की सामग्री को एक साथ एक दस्तावेज के रूप में एकत्रित करते हैं।
तो उसे कहा जाता है सहयोगात्मक प्रकाशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछता है। अगला प्रश्न कहता है एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। इंग्लिश में पढ़े तो विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेमोरी होती क्या है, और सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी भी एक होती है। दो टाइप की हमारी मेनली मेमोरीज होती हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है जब उसमें काम करते हैं तो सीपीयू में जो डेटा आता है वो सारा डेटा जो वर्क करता है वो प्राइमरी मेमोरी पे वर्क करता है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए अस्थायी रूप के लिए जो है हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसे ही जो है बिजली जाती है या हमारा सिस्टम ऑफ होता है तो वो मेमोरी एकदम इरेज हो जाती है, वो हमें आगे दिखाई नहीं देगी। ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं हमारी दो, रैम और रोम। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी मेमोरी का हमारा रैम यहाँ पर दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जितनी हम सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जो डेटा है वो लॉन्ग टाइम तक स्थायी रूप से रहता है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये चीज़ समझ में आई। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, XML का पूरा नाम है। XML हमारा होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए ये है क्या, XML है क्या। XML हमारी जो है डेटा को स्टोर करती है, उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके जाती है और वेब डिज़ाइनिंग की एक लैंग्वेज है। तो ये जो है पहले हमारी यूज़ होती थी HTML। HTML का जो विकसित रूप है, HTML की जो भी कमियां थी, जो भी लिमिटेशन थी, उन्हें ख़त्म करके जो है XML बनाया गया है और आज के टाइम पे हम XML को ही यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है ब्लोफिश एक प्रकार का है, यह क्या है। तो ये हमारा जो है सिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। इसको जो है सबसे पहले 1993 में ब्रूस शेनियर द्वारा बनाया गया था और इसमें जो है 64 बिट्स का एक ब्लॉक शिफर होता है जो करता क्या है, जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं है ना, उसे एनक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट करेगा। मतलब कि एक तरीके से जैसे होता है ना एनकोड करना, किसी चीज़ को की कोडिंग करना और फिर उसे डिकोड करना, तो ये वही सारा काम करता है। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है। देखो पूमा नाम देखते ही ये मत सोचने लग जाना ये शू का एक कंपनी है, तो वो सोचने लग जाओ ये क्या है। पूमा क्या है रोबोटिक्स के संदर्भ में, यहाँ पे क्लियर लिखा है। तो पूमा हमारा है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन ऑफ फॉर असेंबली। ये क्या है, जो हमारा रोबोटिक्स है, आधुनिक रोबोट है, उसकी एक भुजा होती है और ये जो है विक्टर सेमन ने रोबोटिक्स कंपनी के एनिमेशन में विकसित करी थी। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहला जो इसने कथन दिया है वह है यह प्राय सार्वत्रिक होते हैं, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 एमिनो अम्ल के संगत होते हैं। तीसरा वो कहता है यह अनियतिव्यापी और गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होते हैं। चौथा कथन कहता है इसमें एक प्रारंभन और एक समापन कोडॉन होता है। अब इसमें आपको कोड दिए गए हैं और उससे पूछा गया है कि कौन सा आंसर होगा। इसमें जो ये सारी चीज़ें दी गई हैं ये सभी सही हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताएं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड देखो, हमारी बॉडी में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन, इनके कोड से यानी कि इनमें से किन्हीं भी 3 को लेके एक कोड बनता है जिसे कोडोन कहा जाता है। और इसमें ये क्या करता है, हमारे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन पे एक एमिनो एसिड का प्रॉपर एड्रेस बताता है और ये निर्देश देता है कि कौन सा विशिष्ट प्रोटीन कैसे तैयार किया जाएगा। अब देखो यहाँ बताया गया है कि ये अनियंत्रित मतलब ओवरलैप नहीं करते, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीज़ें अस्पष्ट हो जाएंगी, उसका प्रॉपर एड्रेस हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये ओवरलैप नहीं करते। इसमें जो प्रारंभन कोड और समापन कोड होता है वो हमारा होता है, 2 कोड बनते हैं। एक होता है AUG। अगर AUG बना है इसका मतलब ये है कि हमें जो है अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग कोड होता है ये। समापन कोड जो होता है मतलब ख़त्म करने के लिए UAA कोड जो होता है ये हमारा समापन के लिए होता है। साथ ही साथ UAG, UAG और UGA भी इसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ समझ आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है हमारा पुणे में स्थित है इस टाइम पे। यह संस्थान करता क्या है, जो भी विषाणु से रिलेटेड रोग होते हैं
उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए, निजात दिलाने के लिए अनुसंधान करता है वहाँ पर। ये हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR का एक हिस्सा है। और इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये सबसे पहले जब बना था तो 1952 में इसे वायरस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1978 में इसका नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कर दिया गया। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस शक्कर किस्म का फल का विकास होता है? तो इन दोनों के क्रॉस से जो वैरायटी बनती है हमारे आम की, उसे कहा जाता है रत्ना। अब यहाँ देखिए जो आम्रपाली लिखा है, आम्रपाली भी एक क्रॉस से बनती है। ये बनती है नीलम और दशहरी आम के क्रॉस से ये बनती है। ये बहुत छोटी एक किस्म होती है जो बहुत जल्दी पकती है। अगर बात करें अपने अगले की बादामी जो होता है, बादामी ये जो कर्नाटक में पाया जाता है, इसको कर्नाटक का अल्फांसो कहा जाता है। दशहरी आम से तो आप सभी परिचित हैं। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस संगठन ने वायुमित्र नाम का भारतीय रोबोट को विकसित किया है? तो ये तो सभी जानते हैं कि इसरो ने हमारा जो है ये बनाया है। ये किस लिए बनाया गया है कि अभी जो हमारा गगनयान जाने वाला है उसको मानव युक्त करने के लिए यहाँ पर इस रोबोटिक्स का यूज़ किया जाएगा। ये एक फीमेल रोबोटिक्स है जिसका नाम इन्होंने वायुमित्र रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? इसका आंसर जो होगा हमारा 12 होगा। देखिए समझते हैं कि कपाल तंत्रिका क्या होती हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हमारे मस्तिष्क का हमने एक फिगर बताया है। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारी कपाल तंत्रिकाएं हैं। ये 12 जोड़ी होती हैं और ये करती क्या है, हमारी जो आँखों का मूवमेंट है, जितने भी हमारे सेंसेस हैं, एक तरीके से हमारा टेस्ट, हमारी आँखों का मूवमेंट, हमारे कानों से जो हम सुन पा रहे हैं, जो स्मेल हम ले पा रहे हैं, ये सारे सेंसेस ये कंट्रोल करती हैं। अगर हमारे फेस पे या सर पे कोई मारेगा तो उस चोट के बारे में भी यही तंत्रिकाएं हमें बताती हैं। अब बात करते हैं बाकी जो बॉडी पूरी होती है उसका नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बताएं तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, उस स्पाइनल कॉर्ड में 31 तंत्रिका की जोड़ी होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे मस्तिष्क को हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे कहीं पे भी अगर चोट लगती है तो वो हमें पता लग जाता है कि हमारे यहाँ पे चोट लगी, या कहीं पे टच भी होता है तो हमें फील हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, तो ये किस लिए किया जाता है? पहला इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, दूसरा इसे संरक्षित करने के लिए। इसके दोनों ही आंसर ये सही हैं। अब आपको बताएं, जो आप देखते हैं ना चाउमीन वगैरह तो सभी खाते हैं, चाउमीन में वो एक सफ़ेद चीनी जैसा पदार्थ डालते हैं जिसे हम अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। ये वही अजीनोमोटो है जो स्वाद बढ़ाने के काम आता है। चलिए आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? MERS मार्स ये भी कोरोना वायरस से संबंधित है, सार्स भी कोरोना वायरस से संबंधित है, कोविड-19 को तो सभी जानते हैं, और तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखो कोरोना वायरस में होता क्या है, कोरोना वायरस जो वायरस है वो RNA वायरस है। ये करता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी बॉडी के जो श्वसन तंत्र है उस पर अटैक करता है। अब यहाँ पर ये तीनों ही आप बीमारियाँ देख रहे हैं, इसमें तीनों में ही जो है हमारा श्वसन तंत्र जो है जिससे हम सांस लेते हैं वो प्रभावित होता है। तो आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है, तो ये हमारा होगा 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की जो माइक्रोवेव में तरंगें होती हैं वो काम करती हैं। माइक्रोवेव में काम कैसे होता है, आपने कोई भी चीज़ माइक्रोवेव के अंदर रखी वो गर्म हो जाती है। वो भोजन गर्म कैसे होता है, क्योंकि उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, लाइट बनती है, वो रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और उसका जो है एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कण होते हैं उनमें एक ऊर्जा बनती है और जो हमारा खाना उसके अंदर रखा हुआ है वह जो है गर्म हो जाता है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी अपने अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।